जी हाँ दोस्तों, आखिर सुबह सुबह वो कौन से चौंकाने वाले खुलासे हुए जिसने लखनऊ वासियों को आक्रोशित कर दिया। वो कौन सी साजिश और षड्यंत्र जिस कारण हमारे मासूमों की जिंदगियां खत्म हो गई और उनके माता पिता परिजनों की आंखों के आंसू रो रो कर सूख गए। क्या इसका सरकार भरपाई कर पाएगी? क्या जिस तरीके से सरकार ईद और बकरीद जैसे त्योहार पर महज 10 मिनट की नमाज तक पढ़ने से मुस्लिमों के पासपोर्ट जब्त करने का आदेश देती है, सजदे में नमाजियों को पुलिस से लात मरवाती है, अगर वही सरकार जरा ध्यान देकर कानून व्यवस्था अवैध तरीके से बिना सुरक्षा मानदंडों का पालन किए चल रहे कोचिंग सेंटर पर ध्यान देती, तो शायद आज वो 15 से ज्यादा मासूम हमारे बीच होते। दोस्तों, कलेजा मुंह को ला देने वाली घटना है, मगर सत्ता के गलियारों में बैठे हुए, अपने एसी बेडरूम में बैठे हुए लोग महज आदेश दे करके 2 लाइन का बयान जारी करके अपना मस्त हो जा रहे हैं। दोस्तों, लखनऊ का अलीगंज इलाका एक ऐसा भीषण और रोकटे खड़े कर देने वाला त्रासदी का गवाह बना जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। उषा मेहता मार्ग पर स्थित 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग ने 15 मासूमों की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। केजेएमयू ट्रामा सेंटर के सीईओ बताते हैं 22 बच्चों को लाया गया था, जिसमें 15 बच्चों को ब्रॉड डेथ लाया गया, यानी कि मरे हुए। जान बचाने के लिए बच्चे ऊपर से कूद रहे थे, छज्जों से कूद रहे थे, सांस जिंदगी और मौत के बीच में अभी भी झूल रहे। दोस्तों, जान बचाने के लिए कई छात्रों को नीचे कूदना पड़ा। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल था। बाहर मौजूद लोग अंदर फंसे छात्रों को बाहर निकलने के लिए आवाजें लगा रहे थे। एक ऐसा मंजर जो पत्थर दिल इंसान की आंखों को छलका दे। दोस्तों, केजेएमयू के प्यारों बताते हैं कि इस घटना में बचाव दल द्वारा 24 लोगों को केजेएमयू लाया गया, जिसमें 15 को चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। दोस्तों, आपको बताता हूं कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे हादसे के पीछे साजिश क्यों कहा जा रहा है, आखिर उसके कारण क्या है, कौन से वो चौंकाने वाले खुलासे हैं। केजेएमयू की तरफ से बताया गया कि हादसे में 7 अन्य लोग घायल हुए, जिनका उपचार चल रहा है, मगर जिंदगी और मौत के बीच में हैं। पता नहीं कितने उनमें से बच पाएंगे। शुरुआती जांच में दोस्तों जो तथ्य सामने आए, उनके मुताबिक ये पूरी बिल्डिंग पूरी तरीके से अवैध थी। रिहायशी कॉलोनी यानी कि रेसिडेंशियल एरिया होने के कारण इस बिल्डिंग में कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए नक्शा पास होने का कोई प्रावधान नहीं। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर सबसे नीचे पेट शॉप, ऊपर एनिमेशन सेंटर और गेमिंग जोन चलाया जा रहा था। इतना ही नहीं, इसी अवैध बिल्डिंग में एक कैंटीन और लाइब्रेरी का भी धड़ल्ले से संचालन किया जा रहा था, मगर सरकार की निगाह नहीं गई, पुलिस प्रशासन की टीमों की निगाहें नहीं गई, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री तो इस बात में बिजी है मीडिया के सामने अपने भाषणों में कि हमने उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद कर दिया है। हमने मस्जिदों के बाहर जुमे की नमाज के दिन 10 मिनट के लिए नमाज पढ़ने पर ऐसी कार्रवाइयां की हैं कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। उसी में खुश हैं, क्योंकि उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है राजनीतिक तौर पर। दोस्तों, अब एलडीए अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस के साथ साझा करने जा रहा है, ताकि बिल्डिंग मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। चौंकाने वाली बात यह कि इस बिल्डिंग से पुरनिया चौराहे को जोड़ने वाली मात्र 200 मीटर की सड़क पर 30 से 40 अवैध निर्माण किए गए। इन अवैध निर्माण में आईएएस की तैयारी कराने वाले कई मशहूर कोचिंग संस्थान, बड़े व्यवसायिक केंद्र शामिल हैं। इन सभी कमर्शियल बिल्डिंग में फायर एनओसी तक नहीं है। अब आप सोचिए, कोई इजाजत नहीं, कोई कायदा कानून नहीं, और ये सब कुछ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां से महज चंद कदमों की दूरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास है। एलडीए ने पूर्व में इन अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ नोटिस देकर के खानापूर्ति की दोस्तों, जिसका नतीजा इस बड़े हादसे के रूप में सामने आया। बिल्डिंग के किराएदार तुषांक ने मकान मालिक की लापरवाही को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। तुषांक के मुताबिक मार्च के महीने में मालिक के बेटे अखिल शुक्ला को बिजली की समस्या से अवगत कराया गया था। चेतावनी दी थी उन्होंने कि ओवरलोड के कारण लगातार एमसीबी गिर रही है, फ्यूज गल रहे हैं, मगर कोई ध्यान तक नहीं। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा से चंद कदमों की दूरी पर, सीएम आवास से चंद कदमों की दूरी पर अगर यह सब कुछ हो रहा था और धड़ल्ले से वर्षों से चल रहा है, मगर सरकार की निगाह नहीं जाएगी।
प्रशासनिक टीमों की निगाह नहीं जाएगी, निगाह जाती है तो बंद कर लेते हैं। हाँ, मगर इनको चाहिए जहां पर अल्पसंख्यक माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ कोई मामला लाइए, क्योंकि वही तो आधार है इनका चुनावी बेसात का। इस हादसे के पीछे कुछ और बड़ी वजह हैं दोस्तों, जो बच्चों के लिए साक्षात काल बन गई। जैसे बिना फायर एनओसी के बारूद के ढेर पर मौत की बिल्डिंग चल रही थी। अग्निकांड में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि इस 3 मंजिला कमर्शियल इमारत के मालिक ने सुरक्षा मानकों को पूरी तरह ताक पर रखा था। बिल्डिंग के मालिक ने फायर एनओसी सर्टिफिकेट लेने के लिए कभी अप्लाई नहीं किया। एक होता है अप्लाई करना, मिलना ना मिलना, क्योंकि वैसे भी हर जगह बिना इसके कोई चीज मिलती नहीं है। इस बंदे ने कम से कम अप्लाई तो करना था, अप्लाई तक नहीं किया, क्योंकि उसको पता कुछ नहीं होना। बिना किसी वैध एनओसी आपातकालीन निकास यानी कि एग्जिट गेट, अग्नि सुरक्षा उपकरणों की इस इमारत में धड़ल्ले से लाइब्रेरी, कंप्यूटर कोर्स, कोचिंग सेंटर, गेमिंग जोन संचालन सब कुछ था। नंबर 2, एसी पर ओवरलोडिंग था और कंप्यूटर सिस्टम में धमाका जांच में सामने आया है। भीषण गर्मी के कारण बिल्डिंग में लगे एयर कंडीशन पर अचानक लोड बढ़ गया। एसी पर अत्यधिक लोड बढ़ने की वजह से पूरी बिल्डिंग की वायरिंग में भयंकर शॉर्ट सर्किट हुआ। इस शॉर्ट सर्किट ने कंप्यूटर लैब में मौजूद कंप्यूटर सिस्टम को अपनी चपेट में लिया। कंप्यूटर के प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ने इतनी तेजी से आग पकड़ी, पल भर में पूरी लैब आग के शोलों में तब्दील हो गई। बच्चों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। और दोस्तों, ऐसे में सनमाइका और जहरीला धुआं जैसे ही कंप्यूटर लैब से आग आगे बढ़ी, उसने क्लासरूम और लाइब्रेरी के भीतर रखे बच्चों के बैठने वाले बेंच और फर्नीचर को अपनी चपेट में ले लिया। इन बेंचों में इस्तेमाल किए गए प्लाईवुड, प्लास्टिक, सनमाइका के जलने के कारण पूरे फ्लोर पर बेहद गाढ़ा काला जहरीला धुआं फैला। कमरे में वेंटिलेशन ना होने की वजह से यह धुआं सीधे बच्चों के फेफड़ों में गया, जिससे झुलसने से पहले ही दम घुटने के कारण कई मासूम बच्चों की मौतें हो गई। किताबों के ढेर थे। आग की लपटों को किताबों के ढेर एक ईंधन की शक्ल में मिल गए। चूंकि इमारत के अंदर लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर से भरी भारी मात्रा में किताबें और कॉपियों का स्टॉक जमा था। कागज में आग बहुत तेजी से फैलती है, इसलिए जैसे ही लपटें किताबों के रैक तक पहुंची, आग ने पूरी तरीके से विकराल रूप धारण कर लिया। किताबों को जलने से न सिर्फ आग की तीव्रता दुगनी हुई, बल्कि इससे पैदा हुए भारी धुएं ने पूरी सीढ़ियों को ब्लॉक कर दिया। भागने के लिए कोई सुरक्षित जगह न मिल पाने के कारण बच्चे अंदर ही ट्रैप हो गए। और 5वीं वजह, तीसरे मंजिल पर मौत का जाल था। अवैध गेमिंग जोन हादसे को और ज्यादा भयावह बनाने में इस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर चल रहे इस जोन ने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई। गेमिंग जोन में भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हाई वोल्टेज वायर, सिंथेटिक मैट, प्लास्टिक फिक्चर्स मौजूद थे। नीचे के सारे फ्लोर से शुरू हुई आग जैसे ही ऊपर गेमिंग जोन तक गई, वहां मौजूद प्लास्टिक और ज्वलनशील सामग्रियों के कारण पूरी बिल्डिंग पल भर में दहकते हुए तंदूर में बदल गई, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आई। आप जरा अंदाजा कीजिए कि वो इमारत एक दहकते हुए तंदूर में तब्दील है और उस तंदूर के अंदर मासूम बच्चे हैं। कोई बिल्डिंग के छज्जे से कूद रहा है, कोई दूसरी तरीके से जान बचाने की कोशिश कर रहा है। कौन लेगा जिम्मेदारी? सरकार में बैठे हुए लोग, मंत्री जी, एलडीए, पुलिस प्रशासन, पुलिस की वो टीमें, वो बीट ऑफिसर जो जाकर के मंथली पैसे उठाता है, प्रशासनिक टीमें। कितने परिवारों के वारिस खत्म हो गए, कितने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा टूट गया। एक बयान आपने जारी कर दिया, कुछ मुआवजा आपकी तरफ से उन परिवार वालों को, और सब कुछ शांत, क्योंकि आप तो लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हमने सड़क पर नमाज खत्म कर दी, यही आपका अचीवमेंट है। जाहिर है यह हादसा नहीं है, एक गंभीर और बड़ी साजिश है। इसीलिए मैंने लिखा कि साजिश है, और इसके मुजरिम है पुलिस, प्रशासनिक, एलडीए की टीमें और सत्ता में बैठे हुए लोग। राय जरूर लिखें।